नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी की, एक ऐसी जबान की जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। तो चलिए इसकी जड़ों से लेकर भारत की राजभाषा बनने तक के पूरे सफर को समझते हैं। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती है ना? वो तो एक पूरी संस्कृति, एक पूरे इतिहास और पहचान की कहानी होती है। तो चलिए आज हिंदी की इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो आज हम इस सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हिंदी की जड़ें, फिर इसकी अलग अलग बोलियों का ताना बाना, इसके बाद भारत की राजभाषा के तौर पर इसका क्या महत्व है, फिर देखेंगे इसकी लिपि यानी देवनागरी को, और आखिर में बात करेंगे कि ये भाषा आज भी कैसे लगातार बदल रही है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हिंदी की जड़ें। भाई किसी भी भाषा को समझना हो ना तो उसके इतिहास में जाना ही पड़ता है। तो देखते हैं कि हिंदी आखिर आई कहाँ से, इसका पूरा फैमिली ट्री कैसा है। अब देखिए, हिंदी का सफर कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये तो एक नदी की तरह है जिसकी कई धाराएं आकर मिलती हैं। इसकी शुरुआत होती है बहुत पुरानी पाली प्राकृत से, फिर समय के साथ ये बदली और बन गई अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश की एक खास ब्रांच शौरसेनी अपभ्रंश, उसी से निकली है आज की हमारी खड़ी बोली हिंदी, जिसे हम स्टैंडर्ड हिंदी भी कहते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। देखिए, हिंदी का मतलब सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये तो बोलियों का एक पूरा गुलदस्ता है। मतलब हिंदी बोलने की इतने सारे अलग अलग और मजेदार तरीके हैं। चलिए उन्हीं को देखते हैं। हाँ, हिंदी की बोलियों की दुनिया काफी बड़ी है और कभी-कभी थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लग सकती है। इतने सारे नाम हैं, अलग अलग इलाके हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हमने इस पूरे ताने बाने को थोड़ा आसान बनाने के लिए इसे ठीक से अरेंज किया है। तो ये देखिए, यहाँ हिंदी के कुछ बड़े बोली समूह हैं, जैसे पूर्वी हिंदी ग्रुप, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। ये सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। फिर है बिहारी हिंदी, जिसमें मगई जैसी बोलियां हैं। तो इस टेबल से हमें एक आइडिया मिलता है कि हिंदी कितनी विविध है। तो इतनी सारी बोलियों के बीच जो एक रूप उभर कर आया और स्टैंडर्ड बना, वो थी खड़ी बोली। आज हम जो हिंदी स्कूलों में, ऑफिस में या न्यूज़ में सुनते पढ़ते हैं ना, वो असल में यही खड़ी बोली है। चलिए अब कहानी में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक मोड़ पर चलते हैं। ये वो वक्त था जब हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं रही, बल्कि ये आज़ाद भारत की पहचान, उसकी राजभाषा बनने वाली थी। 14 सितंबर 1949। ये तारीख भारत के इतिहास के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसी दिन काफी लंबी बहसों और चर्चाओं के बाद भारत की संविधान सभा ने एक फैसला लिया, हिंदी देश की राजभाषा होगी। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो था राजभाषा। इसका सीधा सा मतलब है राजकाज की भाषा, यानी वो जबान जिसमें सरकार अपना काम करेगी। हाँ, ये राष्ट्रभाषा से थोड़ा अलग है, जिसका मतलब होता है पूरे राष्ट्र या लोगों की भाषा। और ये कोई मामूली ऐलान नहीं था, इसे बाकायदा भारत के संविधान में आर्टिकल 343 में लिखा गया। साफ साफ कहा गया, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और बात सिर्फ एक आर्टिकल पर खत्म नहीं हुई। संविधान में आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, मतलब पूरा का पूरा एक सेक्शन इसी बात के लिए है कि हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर पूरे देश में कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमने भाषा के स्टेटस की बात तो कर ली, पर इसे लिखा कैसे जाता है? भाई हर भाषा की एक स्क्रिप्ट होती है, एक लिपि। हिंदी के लिए वो है देवनागरी। तो चलिए अब जरा देवनागरी को समझते हैं। देवनागरी लिपि की कहानी भी बहुत पुरानी है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक ब्राह्मी लिपि से। और इसकी एक बड़ी खासियत है इसका साइंटिफिक स्ट्रक्चर। इसमें 11 स्वर हैं और ये इतनी सटीक है कि जो बोला जाता है अक्सर वही लिखा जाता है। तो इस पूरे सफर के बाद चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें जानी। एक तरह से पूरी कहानी का सार। तो हमने देखा कि हिंदी का विकास पाली प्राकृत और अपभ्रंश से हुआ। आज की जो स्टैंडर्ड हिंदी है यानी खड़ी बोली, वो शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। ये सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि अवधी और बघेली जैसी कई बोलियों का एक परिवार है। और हाँ, 14 सितंबर 1949 को इसे भारत की राजभाषा बनाया गया और लिखा जाता है इसे देवनागरी लिपि में, जो कि ब्राह्मी से ही निकली है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है
कि एक तरफ तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफिशियल हिंदी है और दूसरी तरफ है वो सारी जिंदा बोलियां जो करोड़ों लोग रोज बोलते हैं और जो हर दिन बदल रही हैं। तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के भविष्य को कैसे तय करेंगी? ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।